Let's begin. So last class हम डिस्कशन कर रहे थे. On Gibbs free energy, right? We had discussed कि Gibbs free energy is useful to predict whether a reaction is spontaneous or non-spontaneous. बाकी का हमने कुछ equations and कुछ questions हमने discuss किए थे. What we had also discussed is that if delta G is negative, तो मेरा reaction क्या होता है बताओ? Spontaneous, non-spontaneous equilibrium, correct? If delta G is negative, my reaction is spontaneous. If delta G is positive, in that case, it is non-spontaneous. And if delta G is 0, in that case, it is in equilibrium, right? So ये वाला part जो है वो हमने already discuss कर लिया. Now there are a couple of small things that we need to discuss. Okay, एक थोड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, बस नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस आप याद रख लो. सो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ओके, अब हम पूरा स्टार्टिंग से फॉर्मूला लिखेंगे. सो जस्ट इसको नोट करते जाओ, जो एंड वाला फॉर्मूला है वो बस आपको याद रखना है. सो डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस. तो अगर यहाँ पे सपोज करो डेल्टा वाला पार्ट अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये ही मेरा फॉर्मूला क्या बन जाए? G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस बन जाए. ओके, एंड इफ आई यूज डेल्टा और डेरिवेटिव वंस अगेन, सो इन दैट केस मेरा ये क्या बन जाएगा? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी. देखो ऐसा होगा, ठीक है. नाउ अब देखो मेरा डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी. ओके, सो डेल्टा एच प्लस डेल्टा पीवी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी. ओके, नाउ इस चीज को मैं क्या लिखता हूँ? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी. देखो चेक करो, ऐसा होगा. यस, नो, ये आएगा. थर्ड वाले में क्या हुआ? अच्छा रुको, मैं लाइन नंबर से करता हूँ. 1 2 3 4 5. कौन सा वाला था? थर्ड में डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी. सही तो किया. अच्छा देखो, आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि अगर f इज इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, मैंने रैंडमली एक इक्वेशन दे दिया, तो अगर आप df करते तो क्या होता है? 2x dx होता है प्लस, प्लस ये माइनस वाई dx माइनस एक्स dy होगा. डिफरेंशिएशन तो आपने किया ही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया है. बस मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने डेल्टा लिखा है, बट अदरवाइज है ये डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट पार्ट देखो. नाउ डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है. ये सुनो, फर्स्ट लॉ के हिसाब से. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू, अगर मेरा क्यू प्लस डब्ल्यू है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी. देखो चक्कर. ओके, एंड डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं. हालांकि पी डीवी होता है, बट यहाँ पे सब कुछ डेल्टा के टर्म्स में है, तो यहाँ पे मैं भी इसको भी डेल्टा लिख देता हूँ. ओके, सो डब्ल्यू इज माइनस पी डेल्टा वी. एक सेकेंड, मैंने डेल्टा यू इक्वल टू, ठीक है, ओके, प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी. देखो चेक करो, ऐसा आएगा. ओके, और हर बार लेफ्ट साइड में क्या है? हर बार लेफ्ट साइड में है डेल्टा जी. ना अब आप मुझे बताओ इसमें देख के, करेक्ट, अब आप इसमें मुझे देख के बताओ कौन कौन से टर्म्स कैंसल आउट होंगे. ओके,
करेक्ट, सबसे पहले तो मेरा ये वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक और टर्म कैंसिल आउट होगा, कौन सा कैंसिल आउट होगा बताओ? लास्ट वाला कैंसिल आउट होगा, एक और कैंसिल आउट होगा, सोच के बोलो। नॉट लास्ट टू। करेक्ट, आपका Q एंड T डेल्टा S कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई? बिकॉज डेल्टा S इज इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, तो मेरा Q क्या आ जाएगा, T डेल्टा S आ जाएगा। सो T डेल्टा S माइनस T डेल्टा S, ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट जो है वो भी आपके कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा, डेल्टा G इज इक्वल टू B डेल्टा P माइनस S डेल्टा T। कई बार आप इसी डेल्टा G, कई बार आप इसीलिए इसको क्या फॉर्म में देखते हो, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सा है ये, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो। डेरिवेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट बट स्लाइटली लेंदी है, मैं आपको बोलूंगा डायरेक्टली फॉर्मूला याद। सभी ने कंप्लीट कर लिया? यस यस, दोनों फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला। हो गया क्या? ऑलराइट, दिस पार्ट हियर इज डन। ये पार्ट जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। Now, there is one more thing that we need to discuss. There are actually a couple of things. The next is your third law of thermodynamics. Thermodynamics. Okay. ये क्या बोलता है? The entropy of a perfectly crystalline solid. The entropy of a perfectly crystalline solid at 0 Kelvin. The entropy of a perfectly crystalline solid at 0 Kelvin is 0. पहले आप ये नोट कर लो। नोट कर लिया? ओके, इसका इफेक्टिवली मतलब क्या होता है कि अगर मैं S निकालू ऑफ परफेक्टली परफेक्टली crystalline solid at 0 Kelvin, this is not at 0 Kelvin, ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो दिस इज वेरी यूजफुल। क्यों यूजफुल है मैं आपको आगे बताता हूँ, बट पहले आप इतना कॉपी कर लो। बता रहा हूँ परफेक्ट डिस्टेंस क्या था, पहले आप कॉपी कर लो। देख लिया सभी ने? Okay, now why is this particular law very useful? This particular law is very useful because देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक बार भी u का वैल्यू नहीं निकाला या g का वैल्यू नहीं निकाला या h का वैल्यू, डेल्टा h का 6 फॉर्मूला बता देंगे, 6 फॉर्मूला बता देंगे मतलब। अभी आप यहाँ पे ध्यान दो,
देखो अभी तक हमने एक भी बार u का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाला, ना ही हमने g का निकाला, ना ही हमने h का निकाला, ना ही हमने अभी तक s का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू अभी तक निकाला था। हम हर बार अभी तक क्या निकालते आए हैं, हमारे पास डेल्टा u, डेल्टा g, डेल्टा h या डेल्टा s निकालते आए हैं। ये नो okay, why? Because the absolute values, okay, because the absolute values of these cannot be determined, okay, यहाँ पे मैं इसको ऐसे मेंशन करता हूँ, okay, the absolute value, the absolute value of these of u, g, h cannot be determined, cannot be determined, okay. now आईडी हम s का भी नहीं निकाल पाते, बट क्योंकि मेरे पास थर्ड लॉ है तो उसकी वजह से मैं s का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं s का एब्सोल्यूट वैल्यू देखो कैसे निकाल सकता हूँ, ओके, हाउएवर, however because of third law, sorry, because of third law, absolute value of s can be found out, can be found out। कैसे देखो, वेरी सिंपली, सपोज करो अगर मैं एंट्रोपी का वैल्यू एट 300 केल्विन निकालना चाहता हूँ, ओके, मैंने रैंडमली यहाँ पे नंबर बोल दिया, सपोज करो आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट 300 केल्विन। नाउ व्हाट आई कैन डू is I can find out the delta S, okay, where delta S is S 300 minus S 0, and ये delta S कैसे आएगा, ये delta S आ जाएगा very simply Q by T से, yes or no, ओके, डेल्टा एस का वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ ना। ये डेल्टा एस का वैल्यू जो है वो मेरा 300 केल्विन, वो मेरा 300 केल्विन माइनस 0 केल्विन होगा। अब यहाँ पे देखो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि एस एट 0 केल्विन का वैल्यू क्या हो गया, करेक्ट, एस एट 0 केल्विन का वैल्यू अगर 0 हो गया तो यानी कि 300 केल्विन पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ही हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर एबल टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू एट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, नोट कर लो। मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट में बता दे रहा हूँ, since S0 is equal to 0, it is possible, it is possible to find S at any temperature, S at any temperature by simply carrying out a reversible process, by simply carrying out a reversible process from 0 Kelvin to that temperature, नोट कर लो। नोट कर लिया, डेल्टा एस का वैल्यू, ओके। सो यहाँ पर देखो क्या समझना है कि यहाँ पर तो मैं उस प्रोसेस को एक्चुअल में 0 से 300 लेके जा रहा हूँ, हियर आई एम एक्चुअली टेकिंग अ प्रोसेस फ्रॉम 0 केल्विन टू 300 केल्विन। आई मे नॉट ऑलवेज डू दैट, राइट, हो सकता है कि मैं, कि हो सकता है कि मेरा वहां पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाए, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंटायरली। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मेरा डेल्टा एस का कैलकुलेशन अलग होगा। द डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली व्हेन आई एम टेकिंग फ्रॉम 0 टू दैट टेम्परेचर, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि चलो अगर सपोज करो मैं 200 केल्विन से लेके 300 केल्विन तक लेके जा रहा हूँ, तो इन दिस केस मेरा डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, एस 300 माइनस एस 200। सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस 300 आई शुड हैव द वैल्यू ऑफ एस 200। सेंस समझ में आया ना? नहीं, लॉ तो हर केस में एप्लीकेबल है, लॉ इज एप्लीकेबल इन एवरी केस।
जस्ट द पॉइंट इज कि आप s का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो. वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट एवरीवेयर. द पॉइंट इज वी कैन फाइंड आउट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. दैट इज द ओनली पॉइंट. बाकी का जो क्वांटिटीज है u g h इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते. एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जहां पर मॉलिक्यूल्स या एटम्स अपने आप को अरेंज करते हैं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि यू इन द प्लेग्राउंड वर्सेस ड्यूरिंग रिसेस वर्सेस यू इन असेंबली. ओके, ऑब्वियसली ज्यादा ऑर्डर किस में होगा? असेंबली वाले में ज्यादा ऑर्डर होगा. ओके, असेंबली वाले में ज्यादा ऑर्डर होगा. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहली बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड प्रॉपर्ली. ओके, वो कोई भी एक ऑर्डर में प्रॉपर्ली अरेंज्ड होंगे. सो दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होगा कि उस सॉलिड में कोई भी डिफेक्ट नहीं है. सॉलिड में डिफेक्ट क्या होता है ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ही समझो. परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि सॉलिड वेयर दी एटम्स आर परफेक्टली अरेंज्ड. क्लियर हुआ सभी को? यहां तक सभी ने कंप्लीट किया? Yes, perfectly crystalline solid is an ideal case. It's an ideal case. कोई भी चीज perfect नहीं होता. There is no ideal gas. There is no ideal solid. It's a ideal case. Now, अब देखो इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं. Now, कई बार देखो आपको क्या दिया जाएगा. आपको कोई भी एक रिएक्शन दे दिया जाएगा. Some reactant goes to product. Okay, some reactant goes to product. एंड आपको इसका डेल्टा एस निकालना पड़े. एंड आपको क्या दिया हुआ रहेगा? आपको सिंपली एस ऑफ रिएक्टेंट एंड आपको एस ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा. सो डेल्टा एस इज वेरी सिंपली एस फाइनल माइनस एस इनिशियल. ओके, सो मेरे पास फाइनली क्या है बताओ? फाइनली मेरे पास रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा? फाइनली ऑब्वियसली मेरे पास प्रोडक्ट होगा. तो ये क्या रहेगा? एस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा. और एस इनिशियल क्या हो जाएगा? एस ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा. Okay, now this thing is valid not only for delta S, it is also valid for delta H, it is also valid for delta G, and it is also valid for delta U. जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं ये सबके लिए ही वैलिड है. अगर आपको डेल्टा एच निकालना है, दैट वुड वेरी सिंपली बी डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस, सॉरी, इट वुड बी एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट्स. या फिर हो सकता है कई बार आप इसका ऐसे फॉर्म में भी देखो, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट. एक ही बात है, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट. सेम चीज यहाँ पे जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट. एंड यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम चीज, डेल्टा यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस यू ऑफ रिएक्टेंट. ओके, नोट कर लो. ये चीज कई बार काम आ जाता है, नोट कर लो. नोट कर लिया? ओके, अब देखो व्हाई वाज दिस पर्टिकुलर थिंग इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखो आपको कई बार ऐसे सिनेरियो देगा जहां पर कि आपको, क्योंकि कई बार आपको ऐसे सिनेरियो देगा जहां पर आपको पता करना है कि आपका एंट्रोपी जो है या डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. विल टेक सम एग्जांपल्स. ये फटाफट पहले कॉपी कर लो. ओके, आपको हर बार ये बताना है कि डेल्टा एस का साइन क्या है. ओके, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एस? सो मैं आपको कुछ कुछ बिट्स देता जा रहा हूँ. आप पहले खुद से ट्राई करो. आप पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम एक साथ में आंसर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज सॉलिड गोइंग टू लिक्विड. सेकंड इज gas converting to liquid. Third is water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. Fourth is water from 4 degree Celsius to, let's say, 8 degree Celsius. Fifth, let's say boiling an egg.
very common one. Boiling an egg. Sixth क्या दिया जाए? Ice to water. Seventh, salt dissolving in water. Eighth, let's say eighth, mixing two different liquids. Ninth, क्या दिया? पहले आप इतना करो, बाकी का दो मैं सोचता हूँ. पेट्रोल रिलेटेड ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. Right. Forming a precipitate. Formation of precipitate. Tenth. Right. Let's say पहले आप इतना ट्राई करो सर. हो गया. सारे सिंपल सिंपल ही है. हो गया. देखो चेक करते हैं. आप मुझे बताते रहो. पॉजिटिव नेगेटिव जीरो. राइट. सो नाउ बिफोर वी डिस्कस दिस, इसको समझने का एक और भी तरीका होता है कि इज द डिसऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर. तो अगर डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा तो आपका एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रहा होगा. ओके, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन, सॉलिड गोइंग टू लिक्विड. सो सॉलिड गोइंग टू लिक्विड, ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे एंट्रोपी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देता हूँ. ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा. गैस गोइंग टू लिक्विड, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ना यहाँ पे मैंने हीट किया है. अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि यहाँ पे मैंने वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड फॉर्म से लेके 4 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड फॉर्म में हीट किया है. नाउ
वाई इज दिस पार्ट इन पर्टिकुलर अ ट्रिक क्वेश्चन? क्योंकि वाटर का डेंसिटी हाईएस्ट किस केस में होता है बताओ, या किस टेम्परेचर पे होता है? करेक्ट, 4 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हाईएस्ट होता है. सो यहाँ पर वाटर वाज लेस डेंस एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स मोर डेंस. ठीक है, यानी कि लेस बेटर पैकिंग से ये मोर बेटर पैकिंग में जा रहा है. ओके, अब बताओ यहाँ पे एंट्रोपी का क्या साइन आ जाएगा? करेक्ट, नेगेटिव आ जाएगा. फिर समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. नाउ कंटिन्यूइंग, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे आपका वाटर जो है वो एक्सपांड होना स्टार्ट करता है. सो इन दिस केस एनीवेज आपका यहाँ पे एंट्रोपी क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका एंट्रोपी आ जाएगा पॉजिटिव. ओके, नाउ बॉइलिंग एन एग इज अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन. ठीक है, कई बार ये चीज आ चुका है. नाउ बॉइलिंग एग में बताओ क्या होगा एंट्रोपी? ओके, नाउ यहाँ पर आपको क्या समझना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि व्हेन यू हैव एन एग, उसके अंदर का जो मैटर होता है वो क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, बट व्हेन यू बॉईल इट, इट कन्वर्ट्स इनटू अ सॉलिड. ओके, सो इफेक्टिवली ये चीज जो है ये लिक्विड से सॉलिड जा रहा है. ना अगर ये चीज लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो बताओ यहाँ पे अब आपका एंट्रोपी क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा. Now this is a ridiculous question, but still it's a very common question. आप अगर असाइनमेंट्स वगैरह देखोगे या अगर आप अब टेस्ट पेपर्स वगैरह देखो तो इसमें ये क्वेश्चन कई बार आता है. नाउ द नेक्स्ट इज आइस टू वाटर. आउटसाइड लिक्विड चेंजेस टू गैस. नहीं नहीं भाई, अंदर का जो मैटर है, अगर अगर तुमने एग को बॉईल किया है तो ऑब्वियसली एग बिना क्रैक करे बॉईल किया है, तो उसके अंदर का जो लिक्विड है वो तो सारा का सारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, ice to water. Now this is also a slightly tricky question. Why is this slightly tricky question? क्योंकि देखो water का density जो है वो तो ice से ज्यादा होता है. yes or no? ओके, सो अगर मैं डेंसिटी के हिसाब से देखूं तो आई एम गोइंग फ्रॉम लेस पैक्ड टू मोर पैक्ड. तो आइडियली यहाँ पे एंट्रोपी क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए. ओके, बट आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू मूव. ओके, बट वाटर में द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव. तो ऑब्वियसली डिसऑर्डर कहाँ पे ज्यादा होगा? वाटर में आपका डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा होगा. तो यहाँ पर भी इसका साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा. ओके, सॉल्ट डिसॉल्विंग इन वाटर. नाउ सॉल्ट डिसॉल्विंग इन वाटर का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास इनिशियली प्योर वाटर था. ओके, इनिशियली आई हैड प्योर वाटर. जो भी इसमें कुछ भी एक अमाउंट ऑफ रैंडमनेस होगा. ठीक है, अब अगर मैं इसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करूं तो मेरे पास उसी सैंपल में, ओके, अब मेरे पास उसी सैंपल में आई हैव मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. यस और नो? एंड अगर मेरे पास मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा तो डिसऑर्डर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ओके, तो यहाँ पर भी मेरा एंट्रोपी क्या रहता है? पॉजिटिव आ जाता है. नेक्स्ट देखो, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स. एग्जैक्टली सेम लॉजिक. मेरे पास इनिशियली प्योर लिक्विड ए था, मेरे पास प्योर लिक्विड बी था, बट अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो अब तो मेरे पास एक मिक्सचर हो गया. ओके, विच इज नॉट एज प्योर एज बिफोर. या अब तो इसमें डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा है. तो यहाँ पर भी मेरा एंट्रोपी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. नाउ दिस इज अ गुड वन. बताओ यहाँ पे मेरा क्या आएगा एंट्रोपी चेंज? ना अब अगर एक चीज प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है यानी कि वो एक्वस फॉर्म से या डिसॉल्व्ड फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे अब आपका एंट्रोपी क्या देगा? नेगेटिव आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टिंग टू CO एंड CO2. नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे आपको क्या समझना है? जिस डायरेक्शन में गैसेस ज्यादा है उस डायरेक्शन में एंट्रोपी ज्यादा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली गैसेस हैव मोर एंट्रोपी. ओके, सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आई हैव 0 गैसेस, यहाँ पे राइट साइड में आई हैव 1 गैस. तो ऑब्वियसली गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर माय एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे मेरा एंट्रोपी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. ओके, इसके लिए आप याद रखो, एरो मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है. क्या भाई आप सब, एरो मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे आपको याद रखना है, मोर गैसेस मोर एंट्रोपी. एज सिंपल एज दैट. मोर गैसेस मोर एंट्रोपी. यहाँ पे CO2 का का मतलब दिस इज अ गैस एस्केपिंग एज अ गैस. ये तो आपने पढ़ा होगा. अगर कोई भी एक्स चीज इस तरह से दिया हुआ है तो दिस इज एस्केपिंग एज अ गैस. एंड अगर कोई भी एक्स चीज इस तरह से है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होता है. तो ये तो आपने पढ़ा लिया. ना मोर गैसेस मोर एंट्रोपी, आपको इतना इफेक्टिवली याद रखना है ना. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट साइड में कितने गैसेस है? रिएक्टेंट साइड में कितने गैस है? मेरे पास रिएक्टेंट साइड में 4 गैस है. ओके, आई हैव 1 हियर एंड 3 हियर. रिएक्टेंट साइड में आई हैव 4 गैसेस.
प्रोडक्ट साइड में हाउ मेनी डू आई हैव? प्रोडक्ट साइड में आई हैव ओनली 2. सो बताओ गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर एंट्रोपी क्या कर रहा है? करेक्ट, मेरा एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज कर रहा है. नाउ यहाँ पे आई हैव 1 गैस, यहाँ पे आई हैव 2 गैस. ऑब्वियसली गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट माय एंट्रोपी विल इंक्रीज. नोट कर लो. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंट्रोपी जीरो किस केस में होता है? चलो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले आप यहाँ तक पूरा कॉपी कर लो. 7 वाले में सॉल्ट डिसॉल्विंग इन वाटर डेंसिटी शुड इंक्रीज. अब देखो आप उसको सिर्फ डेंसिटी के हिसाब से नहीं देख सकते. यू हैव टू चेंज योर अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. सॉल्ट डिसॉल्विंग इन वाटर, मेरे पास पहले प्योर वाटर था, अब मेरे पास सॉल्ट एंड वाटर हो गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका प्योरिटी तो डिक्रीज हुआ है, उसमें डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ है. ऐसा ना, आप चलो ऐसे समझो ना कि अगर उसी सॉल्ट वाटर में मैं अगर शुगर भी डाल दूं तो उसका एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज होगा, बिकॉज नाउ आई हैव मोर पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये भी उस तरह से उसी लॉजिक से समझो आप. 7th में स्टेट तो लिक्विड ही है. अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉल्ट डिसॉल्विंग इन वाटर यानी कि आप पहले सॉल्ट का सॉल्ट वाटर से कंपेयर नहीं कर रहे हो. सॉल्ट डिसॉल्विंग इन वाटर का आप वाटर एंड सोल्यूशन से कंपेयर कर रहे हो. कंप्लीट कर लिया सभी ने? ओके, सो जस्ट दीज आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि कई बार घुमा फिरा के आ जाता है. आपको ऐसा पूछ लेगा कि फॉर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डेल्टा एस इज पॉजिटिव, और फॉर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डेल्टा एस इज नेगेटिव. तो सॉर्ट ऑफ कॉमन ही है ये. नाउ नेक्स्ट देखो. सो समबडी जस्ट आस्क कि एंट्रोपी जीरो किस केस में होगा? नाउ एंट्रोपी या डेल्टा एस जीरो जो है, डेल्टा एस जीरो जो है, दैट इज कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. जैसे आपका आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल क्या होता है? सेम टेम्परेचर. तो आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है? सेम एंट्रोपी. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इट मींस दैट एंट्रोपी फाइनल इज इक्वल टू एंट्रोपी इनिशियल. ओके, अगर एंट्रोपी फाइनल इज इक्वल टू एंट्रोपी इनिशियल हो गया तो मेरा डेल्टा एस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ओके, नोट कर लो. एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, दैट इज योर रिवर्सिबल एडियाबैटिक. ओके, दिस इज द ओनली प्रोसेस with डेल्टा एस इज जीरो. हमने जो टेबल बनाया था उसमें हमने एक ही जगह डेल्टा एस ऑफ सिस्टम को जीरो डाला था. दैट वाज योर रिवर्सिबल एडियाबैटिक. देखो सैंड वाटर एंड शुगर वाटर आपको ये कंपैरिजन टिपिकली करने नहीं दिया जाएगा. इवन देन अगर आपको चलो सैंड वाटर एंड शुगर वाटर कंपेयर करने दे दिया जाए, चलो ठीक है, somebody asked a good question. If I have to compare two solutions, okay, one of them contains sand in water and the other contains sugar in water. Okay, now देखो this is pretty simple. शुगर इन वाटर का जो कॉम्पोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा. ये सुन, अगर आप शुगर को डिसॉल्व करते हो तो ये पार्ट जितना स्वीट टेस्ट करेगा ये पार्ट भी उतना ही स्वीट टेस्ट करेगा. सो शुगर विल डिसॉल्व यूनिफॉर्मली. ये सर, ओके. बट सैंड जो है वो तो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कम सैंड हो, थोड़ा डाउनवर्ड के साइड में हो सकता है ज्यादा सैंड हो. ठीक है, मे बी बिकॉज सैंड इज हेवियर. या अगर वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड है तो हो सकता है कि ऊपर में सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा हो, नीचे में सैंड के पार्टिकल्स कम हो. ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका यूनिफॉर्मिटी होगा, यहाँ पे उसी चीज का यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा. सो in which case is disorder more. ऑब्वियसली फर्स्ट वाले केस में डिसऑर्डर ज्यादा होगा. ठीक है, यू हैव टू लुक एट डिसऑर्डर के हिसाब से. सी, यू कैन नॉट जस्ट मेक सिनेरियोज. आप अगर बोलते हो ऑयल इन वाटर तो मैं इसको कंपेयर किससे कर रहा हूँ? हम यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं. ओके, आइसेंट्रोपिक, ISEN, नॉट एसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक, ISEN. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का एग्जांपल इज ऑलवेज रिवर्सिबल एडियाबैटिक. ठीक है, तो आगे अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में मिलेगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक, सो इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज एन आइसेंट्रोपिक, इट इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. यहाँ तक नोट कर लिया क्या सभी ने? ओके, नाउ इसके अलावा देयर आर आल्सो कपल ऑफ मोर टर्म्स जो कि आपको याद रखना है.
सबसे पहला अगर आपको दिया हुआ है डायाथर्मिक, देखो ऐसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का एग्जांपल नहीं होता है, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर ऑल आइडियल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हो, इट हैज टू हैपन इन इनफाइनाइट स्टेप्स एंड इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। सो व्हेन यू आस्क फॉर एन एग्जांपल ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एग्जैक्टली या प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो बस आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो आपको ये समझना है, ठीक है। जब हम बोलते हैं आइडियल गैस, तो आइडियल गैस डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, ओके। आपको बस उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ता है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में डेल्टा एस जीरो होता है। अच्छा, कब से भाई, वापस चेक करो ना, क्या बोल रहा था, याद ध्यान दो। इसके अलावा कुछ और टर्म्स है जो कि आपको समझना है। फर्स्ट टर्म अगर आपको दिया हुआ है, यू हैव डायाथर्मिक वॉल्स, ओके। डायाथर्मिक वॉल्स का मतलब क्या होता है, walls that can conduct heat, that can conduct heat, okay। and diathermic walls का generally मतलब क्या होता है कि you have an isothermal, एक सेकेंड, diathermic walls का general, diathermic walls that can conduct heat, okay। and diathermic walls का general मतलब ये होता है कि it is an isothermal process generally, okay, it is an isothermal process। उसके अलावा देखो आपका एक और होता है आइसोलेटेड, ओके। ना आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि आपका Q इज इक्वल टू जीरो, ओके। आइसोलेट का मतलब उसको कोई भी चीज हीट प्रोवाइड नहीं कर सकता, लीव नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको एक और चीज दिया जाता है, रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर, या कई बार आपको ऐसा भी दिया जाएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ओके। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है कि योर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये सारे पार्ट्स आप नोट कर लो। डायथर्मिक वॉल्स एंड कैन कंडक्ट हीट, टिपिकली इसका मतलब होता है इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस टिपिकली, ओके। आइसोलेटेड कंटेनर अगर आपको दिया हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे Q आपको जीरो लेना है, ओके। या हो सकता है प्रोसेस आपको एडियाबैटिक लेना है, डिपेंडिंग रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। रिजिड कंटेनर या बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब ये होता है कि आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। नोट कर ले यहाँ तक आप सभी ने। नाउ दिस इज डन हियर। इसके अलावा देयर इज वन मोर पार्ट, that is your zeroth law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics। Now ये क्या कहता है, zeroth law of thermodynamics states that if two bodies, if two bodies A and B are in thermal equilibrium with one another, with one another, and one of the bodies, and one of the bodies, let's say A, is in thermal equilibrium, is in thermal equilibrium with another body, with another body, let's say C, okay, then the other body, that is B, is also in equilibrium, is also in equilibrium with the third body। चलिए आप ये पूरा नोट कर लो।
नोट कर लिया? Okay. Now, what does all of this mean? Very simply, C, A, B, C. Now, what does all of this mean? सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर सपोज करो मैं A एंड B को कनेक्ट कर दूं, okay? Now, let's say A is at 10 degrees Celsius and B is at, let's say, 20 degrees Celsius. Okay. Now, heat flow कहां से कहां करेगा बताओ? हीट फ्लो कहां से कहां करेगा? ऑब्वियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, फ्रॉम बी टू ए करेगा. ओके. नाउ दिस इज नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ हीट टेकिंग प्लेस. तभी जाके आप उसको बोलोगे कि अच्छा ये चीज जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है. तो ये चीज थर्मल इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो. यस और नो? ओके. At this point or at this temperature, when both of them have exactly the same value of temperatures, at that point we can say कि अच्छा ये दोनों bodies जो है वो thermal equilibrium पे है. No net heat exchange is taking place. Now, अब अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक body, let's take A, is in thermal equilibrium with C. Okay? अब अगर A और C thermal equilibrium पे है, यानी कि यहाँ पर भी कोई net exchange of heat नहीं हो रहा है, तो यानी कि मेरे C का temperature भी क्या होगा? Okay, obviously this also has to be 20 डिग्री सेल्सियस. तो अब आपका स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि अगर मैं बी एंड सी को भी कनेक्ट करता तो भी ये चीज क्या आता? तो भी ये चीज थर्मल इक्विलिब्रियम पे आता. सेंस आप सभी को समझ में आया? ओके. सो दिस इज व्हाट zeroth law of thermodynamics is saying. If two bodies A and B are in thermal equilibrium with each other, okay, and one of the bodies is in thermal equilibrium with another body, okay, then the other body will also be in equilibrium with the third. क्या ये पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ? ओके, नोट कर लो. ओके, यही चीज जो है, यही दिस इज वेयर या zeroth law gives the definition for temperature, gives the definition for temperature. Okay, just something to memorize. कई बार इस पे क्वेश्चन आ रहा था, ऐसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहा था. कॉपी कर लिया क्या सभी ने? gives definition for temperature, gives definition for temperature. नोट कर लिया सभी ने? Okay. Alright. So अब यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पार्ट जो है वो खत्म होता है. ओके. देयर विल ऑब्वियसली बी मेनी मेनी क्वेश्चंस. आप अगर कोई भी बुक उठाओगे तो यू विल सी मेनी थियोरेटिकल क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम, ऑन एंट्रोपी एंड ऑन गिब्स फ्री एनर्जी. ओके. यू विल फेस मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी थियोरेटिकल इन नेचर. तो वैसे केस में आपको सिंपली उस क्वेश्चंस को मेमोराइज कर देना है. जो भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो तो आप बहुत आराम से कर लोगे. नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट खत्म हुआ है. This chapter is actually thermodynamics and thermochemistry. Thermodynamics part जो है वो खत्म हुआ है, thermochemistry part जो है वो start हुआ. Now, as I was saying कि if you solve any book, or any paper, तो उसमें देखो आपको थर्मोडायनेमिक्स में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेगा. एक तो सारे कैलकुलेशन टाइप जो कि हमने स्टार्टिंग से किया है, एंड दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑन एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी. सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मेमोराइज कर लेना है. ओके, आपको ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. यू सिंपली हैव टू मेमोराइज इट. अगर आपको समझ में आता तो ठीक, नहीं तो उसको सिंपली मेमोराइज करो. ओके, वी विल सी दोस क्वेश्चंस व्हेन वी कम टू इट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, एंड इस पे ही आपको ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. इट इज थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री. Okay, so what is thermochemistry? Thermochemistry is very simply the heat change, okay, or usually the enthalpy change, during the reaction. The enthalpy change 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 during the reaction. The enthalpy chan
during a reaction. Okay. 42 years book थर्मोकेमिस्ट्री मुझे खत्म कर लेने दो, तब आप पूरा सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको जनरली क्वेश्चंस जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री पे ही आता है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या समझना है कि इन थर्मोकेमिस्ट्री डेल्टा एच is a more useful quantity. Delta H is a more useful quantity than delta U. ठीक है. Why is delta H a more useful quantity than delta U? Very simply, आप जितने भी रिएक्शंस करते हो लेबोरेटरी में, ओके, आप जितने भी रिएक्शंस करते हो लेबोरेटरी में, वो किस प्रेशर पे होता है बताओ? If you have an open test tube, or if you are carrying out any reaction in open atmosphere condition, and typically आपके सारे reaction open atmosphere condition में ही होते हैं. आपने जब 10th क्लास में आप कभी लैब में गए होंगे तो वहां पे आप सारे के सारे रिएक्शंस ओपन टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट करते हो, राइट? सो इन दैट केस एट एवरी पॉइंट my pressure external is constant, okay, at 1 atm, right? Now delta H क्या है? Delta H is NCP/dt. ओके, तो ये चीज कब यूजफुल है? जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो, ओके, एंड जितने भी मैं लैब कंडीशंस में रिएक्शन करवाता हूँ वहां पे हर बार क्या होता है, मेरा प्रेशर पार्ट जो है वो कांस्टेंट होता है. whereas delta U क्या होता है? दिस इज NCV/dt. okay, so under what conditions would this quantity be more useful? Correct, when my volume is constant, under those conditions this would have been more useful. बट जो मेरे टिपिकल लैब कंडीशंस होते हैं वहां पे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट इज अ मोर कॉमन टर्म, ओके, और वे प्रेशर कांस्टेंट इज मोर फ्रीक्वेंटली सीन, इसलिए मेरा डेल्टा एच जो है वो ज्यादा यूजफुल क्वांटिटी एज कंपेयर टू डेल्टा यू. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसके आगे आप जितने भी रिएक्शंस देखोगे वहां पे आपको डेल्टा यू रेयरली दिया होगा, या आपको डेल्टा यू रेयरली ही कैलकुलेट करने को मांगेगा, आपको टिपिकली डेल्टा एच ही मांगेगा. इज दैट क्लियर? Okay, why is this a more useful quantity? Because in general most reactions are carried out in open vessels at constant atmospheric pressure. Hence delta H is a more useful quantity, is a more useful quantity. Okay, quantity. Okay, delta U would have been more useful in constant volume conditions. नोट कर लिया? नोट कर लिया? ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन. अब इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट सारे डेफिनेशन का तरीका जो है वो सिमिलर टाइप का ही है. ऑल ऑफ द डेफिनेशंस आर प्रीटी सिमिलर, एंड आपको देखो एक बार में समझ में आ जाएगा. So there are many definitions here. The first definition here is standard state. Okay, the first definition here is standard state. Standard state का मतलब क्या होता है? Very simply, the state of an element, the state of an element or compound, the state of an element or compound under standard conditions. Okay, and standard conditions फिर होता क्या है? Standard conditions are, okay, standard conditions are typically 1 atmosphere and any temperature. Okay, पहली बात तो standard condition जो है that is 1 atmosphere and any temperature.
बट टिपिकली ओके, बट जनरली आपको क्या दिया रहता है, 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन। ओके, टिपिकली इस पे आपको पूछा जाता है। एनी टेम्परेचर इज वैलिड, बट जनरली हम ये वाला वैल्यू जो है वो यूज करते हैं ना। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखना है, कई बार आपको बुक्स में जो है, या कई बार आपको अलग अलग बुक्स में हो सकता है स्लाइटली अलग इंफॉर्मेशन दे दे। दैट इज क्या इंफॉर्मेशन दे दे, द स्टैंडर्ड कंडीशंस इज द स्टेट, और स्टैंडर्ड कंडीशंस कैन आल्सो बी 1 bar and any temperature, or 1 bar and 298 Kelvin. Okay, obviously or 25 degrees Celsius as well. Okay, but typically आपको यही वाला ही समझना है. Okay, ये वाला हो सकता है आपको कभी कभी दे दिया जाए, but this is the better one. नोट कर लो. May also be given in different books. May also be given in different books. Okay, but आपको यही वाला ही समझ के चलना है, ये वाला. Okay, now what does this mean, what does standard state mean? Very simply, अगर मैं वाटर लेता हूँ, वाटर H2O, okay, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस में इसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होगा बताओ. ऑब्वियसली दिस विल बी लिक्विड. ठीक है, तो इसका, तो H2O का स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होगा कि आप H2O को इस तरह से लिखोगे, एज सिंपल एज दैट. ओके, सिमिलरली अगर सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट, इट विल एग्जिस्ट एज अ गैस, एज सिंपल एज दैट. इसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है. ओके, फ्लोरीन, फ्लोरीन किस तरह से एग्जिस्ट करेगा बताओ, करेक्ट, इट विल एग्जिस्ट एज F2 गैस. क्लोरीन किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट, Cl2 एंड गैस, राइट. उसके अलावा ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करेगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन एग्जिस्ट करेगा एज Br2 लिक्विड. आयोडीन कैसे एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट, आयोडीन एज I2 सॉलिड, राइट. उसके अलावा लेट्स से अगर आपको पूछा जाए सोडियम, ओके, सोडियम कैसे एग्जिस्ट करेगा, सोडियम एग्जिस्ट करेगा एज Na सॉलिड. ओके, आयरन कैसे एग्जिस्ट करेगा एज Fe सॉलिड. ओके, मर्क्यूरी कैसे एग्जिस्ट करेगा बताओ, करेक्ट, मर्क्यूरी विल बी Hg लिक्विड. सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है. ओके, लेट्स से HCl कैसे एग्जिस्ट करेगा, HCl वैसे जनरल कंडीशंस में आपका गैस फॉर्म में होता है. HCl जनरल कंडीशंस में आपका गैस फॉर्म में होता है, राइट. इसके अलावा लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं नाउ गैलियम लिथियम, ये सब आपका सॉलिड स्टेट में होगा. ओके, नाउ अब देखो कुछ काफी कॉमन से है या रादर अनकॉमन से जो कि आपको याद रखना है. द नेक्स्ट वन इज कार्बन. ठीक है, नाउ कार्बन के देखो काफी सारे एलोट्रोप्स है. कार्बन के क्या क्या एलोट्रोप्स है बताओ, आप लोगों ने शायद स्टैंडर्ड 10 में एलोट्रोप्स पढ़ा ही होगा, करेक्ट. कार्बन के दो एलोट्रोप्स आप सभी को पता है, एक डायमंड एक ग्राफाइट. ओके, सो व्हेनेवर समथिंग एग्जिस्ट इन एलोट्रोप्स, तो इन दैट केस हम कोई भी एक एलोट्रोप को हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं. ओके, सो इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन ग्राफाइट इज टेकन एज इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप. ओके, और कार्बन ग्राफाइट इज टेकन एज इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. ओके, यहाँ पे आप नोट कर लो, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप इज स्टैंडर्ड स्टेट. मैंने शॉर्ट में एसएस लिखे हैं, एसएस हियर इज स्टैंडर्ड स्टेट. ओके, सिमिलरली अगर मैं फास्फोरस को देखूं तो फास्फोरस के कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं बताओ. शायद आपने ये चीज स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा, आई डोंट थिंक सो आपने फास्फोरस का इन पर्टिकुलर पढ़ा होगा. फास्फोरस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फास्फोरस आपका व्हाइट, ब्लैक एंड रेड में एग्जिस्ट करता है. आपने ये चीज पढ़ा होगा कि, कोई बात नहीं, आपने ये चीज पढ़ा होगा कि मैच स्टिक्स में जो फास्फोरस यूज होता है वो व्हाइट फास्फोरस होता है. ओके, आई एम नॉट एंटायरली श्योर व्हाइट होता है या रेड होता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. बट फास्फोरस के केस में उसका स्टैंडर्ड कंडीशंस आप लिखते हो P4 व्हाइट. ओके, सिमिलरली सल्फर के केस में देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. सल्फर के केस में आप कई बार देखोगे आइदर S, ओके, या फिर आप कई बार देखोगे S8. टिपिकली मैं आपको बोलूंगा आप S8 ही लिखो. ठीक है, S8 इज रोम्बिक, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट होगा.
यहाँ तक नोट कर लो आप सभी। सो ऑब्वियसली नाउ अगर मैं आपको कोई भी रैंडम सब्सटेंस बोलूँ तो आप ऑलमोस्ट उसका स्टैंडर्ड कंडीशन तो पता कर ही सकते हो, ठीक है। देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसका कि आप पर्टिकुलर लिखना पड़ता है आपको, एंड अगर वो आगे आते रहेंगे तो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, बट इन जनरल तो आप पता कर ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको CH4 दूं, मीथेन, तो इसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा बताओ? वेरी ऑब्वियस, मीथेन इज गैस। ओके, रोम्बिक आपने अभी नहीं पढ़ा है, रोम्बिक आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे, दिस इज अ चैप्टर इन योर 12th क्लास, विच आप तब पढ़ोगे। तो CH4 जो है वो आपका गैसियस स्टेट में होगा। सो सिमिलरली अगर आपको कोई भी ऐसा सब्सटेंस दिया जाए तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट एवर इज इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। यहाँ तक पहले सभी को क्लियर हुआ? ओके, P4 is white solid, P4 white solid, this is also solid, this is also solid, okay, but typically आपको यहाँ पे solid नहीं लिखना होता है, यहाँ पे आप typically ये फॉर्म में लिखते हो। नोट कर लिया यहाँ तक सभी ने? बेंजीन का आई एम नॉट 100% सर्टन, बट आई थिंक बेंजीन का नॉर्मल फॉर्म जो है वो लिक्विड होता है। आई एम नॉट 100% सर्टन, बट आई थिंक बेंजीन का लिक्विड। आप सिंपली गूगल कर लो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एंड आप ये देख लो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या स्टेट में होता है, तो आप फिर कर सकते हो। Now, so this was all about standard state. Now, the next part that we have to discuss is enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction. Reaction. Okay. Now, enthalpy of reaction को देखो हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा H. Okay. Now, आप कई बार देखो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो, आप हो सकता है ऐसे देखो RXN रिएक्शन, या फिर टिपिकली आप इसको ऐसे देखोगे डेल्टा HR. Okay, या डेल्टा HR. All of these mean enthalpy of reaction. So what does enthalpy of reaction mean? Very simply, enthalpy of reaction is the enthalpy change when a reaction takes place. The enthalpy change when a reaction takes place. Now, इसका आपको ज्यादा मतलब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा, आगे जगह जब हम और डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे तब आपको ये वाला क्लियर होगा। अभी के लिए बस आप इसको लिख लो, the enthalpy change when a reaction takes place. ओके, यहाँ पे बस आपको क्या नोट करना है, यहाँ पे आपको बस क्या ध्यान में रखना है कि the reaction should be balanced. The reaction should be balanced. ओके, ये वाला हम आगे समझेंगे, अभी बस आप इसको नोट कर लो। Now, इसी के साथ साथ आपका एक और भी चीज आपको ध्यान में रखना है, दैट इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ वेरी सिंपली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम रहेगा, द एंथैल्पी चेंज when a reaction takes place। बस आपको एक और चीज क्या समझना है, जब भी स्टैंडर्ड वर्ड अगर आ गया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी वर्ड अगर आ गया है, तो इट मींस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन जो है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन ही कैरी आउट किया गया है। एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन जो है वो अंडर एनी प्रेशर एंड एनी टेम्परेचर किया गया। ये बात आप सभी को समझ में आया? Okay, so the difference between this and this is basically our temperature and pressure conditions. यहाँ पे आपको कुछ भी स्पेसिफिक दिया नहीं गया है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया गया है। Now, how do we represent standard enthalpy? Standard enthalpy को हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा H नॉट। ओके, सो जहां पर भी आप डेल्टा H नॉट देखो ऑफ एनीथिंग, डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन हो या चाहे कुछ भी और हो, यहाँ पे जब भी आपको नॉट दे दिया गया उसका मतलब ये होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, एंड अगर नॉट नहीं दिया गया है इट मींस दैट इट इज अंडर एनी कंडीशन। सभी को समझ में आया? ओके, सो एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी में आपका यही डिफरेंस है, बाकी का सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहता है।
नोट कर लिया? तो इसके आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे, ऑल ऑफ दोज वुड बी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज। मैं भले ही मेंशन करूं नहीं करूं, सब कुछ जो है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी में ही हो रहा होगा। अगर कोई चीज स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं हो रहा होगा तो वो चीज आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। ओके, अदरवाइज आप यही एज्यूम करो कि वो चीज स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही हो रहा है ना। यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया? Now the next one is standard enthalpy of formation. Standard enthalpy वर्ड मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है? Standard enthalpy of formation. Now standard enthalpy of formation का definition क्या होता है? This is important. Now ध्यान दो, when one mole of a compound is formed in its standard state from its constituting elements in their standard state and the complete reaction takes place under standard conditions. Okay, standard enthalpy of formation को हम कैसे लिखते हैं? Standard enthalpy of formation is known as delta H not F. Okay, this is standard enthalpy of formation. Definition लिख लिया? लिख लो थोड़ा। अब देखो, इसका एग्जाम्पल लिखते ही आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। लिख लिया ना? सपोज करो अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, ना ऑब्वियसली अगर वाटर फॉर्म हो रहा है तो वो रिएक्टेंट साइड होगा या प्रोडक्ट साइड होगा? ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड होगा, ठीक है? नाउ देखो, आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन कैसे लिखते हो? जिसका भी आप लिख रहे हो वो फॉर्म हो रहा है, दिस अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं वाटर फॉर्म कर रहा हूँ H2O, ठीक है? नाउ H2O का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? नमूनो H2O का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? लिक्विड होगा, ठीक है? 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली लिक्विड होगा। नाउ H2O में कौन कौन से एलिमेंट्स है बताओ? ऑब्वियसली हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। नाउ हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट वुड बी H2 एंड गैस। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा बताओ? O2 एंड गैस, राइट? नाउ ध्यान दो, अब देखो आपको डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो यानी कि मुझे इसका स्टोइकियोमेट्री जो है वो हमेशा 1 रखना है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड यानी कि मुझे इसका स्टोइकियोमेट्री हमेशा 1 रखना है एंड इसके हिसाब से बाकी सब कुछ जो है वो बैलेंस होगा। तो अगर इसका स्टोइकियोमेट्री मैं 1 रखता हूं तो इसका तो स्टोइकियोमेट्री 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हाफ। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन, ठीक है? व्हेन एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट from its elements in their standard state and everything takes place under standard conditions. यहाँ पे आप हमेशा 1 मोल ही फॉर्म करते हो, ठीक है? इसके हिसाब से आप बाकी सब कुछ जो है वो बैलेंस करोगे। लेकिन इन जनरल अगर मैं आपको लिखता कि अच्छा वाटर का फॉर्मेशन लिखो तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं 2H2 plus O2 gives me 2H2, yes or no? ओके, ये चीज जो है परफेक्टली बैलेंस्ड रिएक्शन है। वो तो वैसे तो बोथ ऑफ दीज आर बैलेंस्ड रिएक्शन, बट टिपिकली अगर आप लिखते तब क्या लिखते हैं? आप टिपिकली ये वाला लिखते हैं, ऐसा ना?
ओके, बट ये चीज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए गलत हो जाएगा। ये चीज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 मोल ऑफ कंपाउंड जो है वो फॉर्म करना होता है। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ फॉर्मेशन रिएक्शन, हमेशा आपका प्रोडक्ट जो है वो 1 मोल ही होना चाहिए, एवरीथिंग एल्स हैज टू बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू दैट। क्या ये पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ? ओके, एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी चीज के लिए वैलिड है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एब्सोल्युटली वैलिड फॉर एनीथिंग। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो आप ये भी बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अ जनरल टर्म। ओके, वी विल टेक मोर एग्जांपल्स, सब देखो आपको और भी क्लियर होता जाएगा। नाउ अब जैसे सपोज करो अगर मुझे लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज योर CO2। ओके, नाउ इसका देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसा आएगा, ध्यान दो। CO2 का नेचुरल स्टेट इज या स्टैंडर्ड स्टेट इज करेक्ट गैस। यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट हमने क्या डिस्कस किया, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट हमने क्या डिस्कस किया, करेक्ट, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट इज ग्राफाइट। ओके, तो आप कभी भी कभी भी आप यहाँ पे कार्बन सॉलिड नहीं लिखोगे, गलत होगा वो। ना ही आप कभी भी शॉर्ट ग्राफाइट को शॉर्ट में G कर दोगे, ये भी गलत रहेगा क्योंकि इसका मतलब गैस हो जाएगा। ओके, सो व्हेनेवर यू हैव टू राइट कार्बन इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, यू विल आइदर राइट कंप्लीट कार्बन ग्राफाइट या तो आप एटलीस्ट GRAP लिख दो, ठीक है, ताकि समझ में आएगा कि ये चीज आप गैस के साथ कंफ्यूज नहीं कर रहे हो। सो कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 ये आपका गैस फॉर्म है, ठीक है। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर, नहीं GR भी नहीं, आप GRAP लिखो, ठीक है, क्योंकि हर बार बुक्स में आपको GRAP ही मिलता है। Carbon graphite plus O2 gives you CO2. Okay, let's take one more. Maybe we are trying to write the enthalpy of formation of, let's say क्या इसका formation लिखे हम, let's say HCl। चलो ठीक है, HCl का formation लिखते हैं, ठीक है, चलो गुड बाय। Let's write the formation for HCl. Okay, now HCl in its standard condition, HCl का standard condition क्या होगा बताओ? अभी आपको ऊपर बताया, गैस आधा सुनते हो और भी आधा याद रहता है। HCl का जो है गैस होगा, इट्स कांस्टेंट एलिमेंट्स आर H2 एंड Cl2। इसके हिसाब से आपको बाकी सब कुछ बैलेंस करना है, तो ये हाफ आएगा, ये हाफ आएगा। इन एडिशन का स्टेट्स क्या होगा, ये आपका गैस होगा एंड ये भी आपका गैस होगा। इज दैट क्लियर? लेट्स टेक वन मोर। लेट्स टेक कि हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl लिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। ओके, सो NaCl का स्टैंडर्ड स्टेट बताओ क्या होगा? Correct, it will be solid. Now it is formed from sodium and chlorine. सोडियम का नेचुरल स्टेट क्या होगा, Na and S सॉलिड। क्लोरीन का नेचुरल स्टेट क्या होगा बताओ, Cl2 एंड गैस। तो अगर ये मुझे 1 करना है तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए ये तो 1 रहेगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो ठीक है, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। वी विल टेक मोर एग्जांपल्स टुमारो एंड वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया? NH3, चलो ठीक है, एक और लिख लेते हैं। लेट्स राइट फॉर NH3। NH3 का फॉर्मेशन, तो NH3 का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, गैस होगा। अमोनिया इज गैस। ये आपका आता है नाइट्रोजन से एंड हाइड्रोजन से। दिस इज आल्सो गैस, दिस इज आल्सो गैस। ओके, नाउ दिस हैज टू बी 1। इसके हिसाब से बाकी सब कुछ बैलेंस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। क्लियर? सिंपल इनफ, ठीक है। ठीक है, सो विल स्टॉप राइट हियर एंड वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक आप रिवाइज करो, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दैट्स इट फॉर टुडे।